नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हाथ में झाड़ू थामकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटी, लेकिन सूबे के सफाई कर्मी सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। सफाई कर्मियों की मनमानी से प्रदेश में सफाई व्यवस्था के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में तो हालात और भी ज्यादा खराब है। प्रदेश के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर आज तक नियुक्ति के बाद सफाई कर्मी पहुंचे ही नहीं। थोड़े पैसे देकर दूसरों से काम करवाकर वो अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर लेते हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक तो प्रदेश में सफाई कर्मियों की कमी का रोना रोया जाता है, और जो सफाई कर्मी उपलब्ध हैं उनकी मनमानी इस परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रही है। पूर्व की मायावती शासनकाल में हुए सफाई कर्मियों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में देश के स्वच्छ शहरों की जारी हुई सूची ने सूबे की भत पिटवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और इस पर सफाई कर्मियों की ये मनमानी स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाने के लिए काफी है। ऐसे में चुनौती योगी सरकार के सामने है कि कैसे वो इन बिगड़े हालातों पर कंट्रोल करेगी, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करेगी। क्या नेताओं और मंत्रियों के हाथ में झाड़ू थाम लेने भर से हालात सुधरेंगे? आज लोकतंत्र में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सफाई की व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई। देश के स्वच्छ शहरों की लिस्ट में यूपी को जो स्थान मिला वो किसी से छिपा नहीं, जिसमें प्रदेश के करीब 5 जिले फिसड्डी साबित हुए थे। इन परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के सफाई कर्मियों का जो रवैया है वो स्वच्छ भारत मिशन के दावों की पोल खोल रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि प्रदेश में ज्यादातर सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर रहे। ऐसे में सवाल यही कि इन हालातों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा। उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा करने के लिए प्रदेश के मंत्रियों से लेकर खुद सीएम योगी तक ने हाथ में झाड़ू थामी। साथ ही अपने मातहतों को सख्त निर्देश भी दिए कि सफाई की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस मसले पर एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। मामला पूर्व सीएम मायावती के शासनकाल से जुड़ा हुआ है। इस दौरान सफाई कर्मियों की भर्ती में स्नातक पीएचडी के साथ बीटेक और कई तरह के डिग्री धारकों ने नौकरी पाई थी। लिहाजा वर्तमान सरकार की माने तो अपने नैतिक जिम्मेदारियों को वो नहीं निभाते हैं। अगर नियुक्ति है, नौकरी हुई है और सफाई कर्मी के रूप में है तो काम करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, और इसकी कार्य योजना बना है। डीएम साहब थे, पूरी समीक्षा बैठक में सीडीओ साहब थे, कार्य योजना बनी, और इसके लिए चाहे नगर हो चाहे देहात इलाका हो, डीपीआरओ और नगर एक दोनों लोगों को निर्देश थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार की माने तो इस मसले के साथ सफाई को लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है, जबकि इसकी जिम्मेदारी क्षेत्र के जिला पंचायत राज अधिकारी और नगर आयुक्त को सौंपी गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सारे लोगों ने स्वच्छता अभियान का मिशन उठाया है। अगर देखेंगे तो पूर्व की सरकार ने, जब बहन जी थी तो 1 लाख से ऊपर 1,10,000 सफाई कर्मियों की भर्ती की गई। अगर वाकई में वो सफाई कर्मी पारदर्शिता और मानक के अनुरूप उनकी नियुक्तियाँ हुई होती तो आज ये स्वच्छता, ये सफाई, ये गंदगी का ये मुद्दा नहीं। साफ सफाई को लेकर केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक अपने मातहतों को निर्देश दे रही है, लेकिन धरातल पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं सफाई व्यवस्था के इस मसले पर सरकार के साथ प्रशासन ने कदम ताल मिलाकर ठोस कार्य योजना तैयार करने पर अमल कर रही है। ऐसे में इस कार्य योजना का कितना सफल क्रियान्वयन होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। विक्रम मिश्रा, एपीएन, लखनऊ। यहाँ तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हाथ में झाड़ू थामकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने में जुटी है, लेकिन सूबे के सफाई कर्मी हैं सरकार के मंसूबों पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। व्यवस्था में सुधार कैसे होगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना है वो सपना आखिर कैसे पूरा होगा, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से ओंकार नाथ सिंह जी हैं, आप प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। ओंकार जी, बहुत स्वागत है। लखनऊ से 3 खास मेहमान हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी हैं, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हरिशंकर पांडे जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आप तीनों का भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत ओंकार नाथ सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। सफाई कर्मियों की ये जो मनमर्जी हम बता रहे हैं, ये आखिर इशारा किस तरफ कर रहे हैं? देखिए, अब इसमें कितनी सत्यता है, जैसा कि आपके समाचार में दिखाई पड़ रहा था कि वो लोग काम करने नहीं आते हैं और कौन लोगों की भर्ती कर दी है सरकार ने। तो इस सरकार के 3 महीने होने जा रहे हैं और 3 महीने में इन्होंने बहुत से वादे किए
कहीं गड्ढा मुक्त सड़क की बात की, कहीं कहा हम इतना गेहूं खरीद लेंगे, लेकिन इस पर कभी कोई बयान मुख्यमंत्री जी का नहीं आया है कि गलत लोगों की भर्ती हो गई है और उस पर हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो एक तो इस बात की सत्ता होनी चाहिए कि 1,10,000 कर्मचारी जो मायावती जी के ज़माने में लिए गए थे, उनकी क्या स्थिति है और वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी क्या कर रहे हैं। अधिकारियों को चाहिए कि इस पर सख्ती बरतें और उस सफाई की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन कर्मचारियों से काम कराएं। अगर वो किसी को महीने में अतिरिक्त वेतन दे के और काम करवा रहे हैं तो इस पर तुमको नौकरी से निकाल देना चाहिए। इसकी जानकारी तो कम से कम संबंधित अधिकारी को अवश्य होगी और उस अधिकारी ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों को सख्ती से लागू करना चाहिए, तभी कोई सुधार हो पाएगा, और नहीं तो इसका मतलब ये कहानी है जो कही जा रही है। नरेंद्र सिंह राणा जी, कैसे इन सफाई कर्मियों को सही ट्रैक पर लाया जाएगा जब सरकार को इस बात की जानकारी है कि सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे, इस तरह की धांधली हो रही? देखिए अक्षय जी, 3 बातें हैं। एक तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, बल्कि भारत की सरकार ने जो स्वच्छता अभियान को अपने हाथ में लिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का यह सपना था कि भारत जो है वो गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छ भारत हो। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सरकार का कितना बजट बचता है, स्वास्थ्य विभाग, जब आदमी साफ सफाई रहेगी तो बीमार नहीं होता है, और साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ खुदाई होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मैं इसको 3 भागों में बांटता हूँ। नंबर 1 तो ये कि हमारा कमिटमेंट है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश स्वच्छ हो। तो इसकी जो जिम्मेदारी सरकार की है, तो सरकार जो है, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो झाड़ू इसलिए लेते हैं और सफाई इसलिए करते हैं कि लोगों में एक जागरूकता आए कि आप कम से कम अपने घर के सामने या अपने मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, उस सड़क पर जितने भी घर हैं वो सारे मिलकर अगर गंदगी ना करें तो ये लगातार हम जारी रखेंगे। इसको हम ये नहीं कि हम अपनी कोशिश बंद करने वाले हैं। अब दूसरा विषय आता है कि जिनकी जिम्मेदारी है, जो सफाई कर्मी ही है, जिस पर आज डिबेट हो रही है जी। तो मैं ये मान सकता हूं कि 3 महीने में मैं जहां तक देखा हूं तो मुझे पूरा नहीं, मैं कहता कि 100% वो काम हुआ होगा, लेकिन सफाई कर्मचारी सफाई करते हुए मिलते हैं और वो सफाई कर रहे हैं। अब इसमें जैसे वो करा रहे हैं, ये एक विषय जो आया कि वो ठेके पे किसी को देते हैं, तो ये जरूर एक जो है गंभीर प्रकरण है। जैसा ओंकार नाथ जी ने भी कहा, यदि ऐसा है तो उनकी सर्विस जो है वो उनसे वापस ले ली जाए। तो हम इस सफाई अभियान को अपने देश से, बिल्कुल ये कोई वोट की राजनीति का विषय नहीं है। भारत की स्वच्छता पूरी दुनिया में देखिए आप, जितने भी विकसित देश हैं वहाँ सफाई का मानक क्या है। अगर हम अपने आसपास ही सफाई रखें तो हमारा देश अच्छी खासी तादाद में जो है वो साफ दिखाई पड़ेगा। और सफाई कर्मी ये चाहें कि हम महीने के लिए आंदोलन छेड़े हैं, 2 महीने के लिए किए हैं कि 6 महीने के लिए किए हैं, हम जब तक हमारी सरकार रहेगी हम सफाई को एक जन आंदोलन बनाकर तभी अपनी कोशिश जो है हम जारी रखेंगे। और इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम मानते हैं कि ये चीज कठिन है, लेकिन ऐसी चीज नहीं है जो अक्षय जी जिसमें बहुत बड़ा बजट खर्च हो और जो है जिसमें जितने लोग हैं इनसे ही काम अगर ये ठीक प्रकार से करे ना हो पाए। तो ये सरकार का प्रयास है और सरकार को जहां मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी लखनऊ में निकले थे और उसके अगले दिन ही 2 मोहल्लों में कुछ गंदगी का ढेर ऐसा दिखाई पड़ा तो अखबारों में प्रमुखता से छपा। तो लखनऊ के मुख्य नगर अधिकारी को मेरे सामने जो है कारण बताओ नोटिस देकर कहा गया कि भाई ये क्या तरीका है। तो इस तरह से जहां हमारे संज्ञान में आता है, हम सफाई को जो है वो विशेष एक अभियान के रूप में ले रहे हैं और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सब भी ये जानते हैं कि, और आपका चैनल भी बधाई का पात्र है कि इससे मतलब एक खेल खेलने के बराबर है साफ रहना। जितना स्वस्थ आप शरीर को कसरत करके करते हैं उससे कम ज्यादा आप यदि गंदगी ना हो तो स्वस्थ रह सकते हैं। नहीं, ये बातें हरिशंकर जी बिल्कुल ठीक हैं कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा और लोगों को भी जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर उठानी होगी। लेकिन सवाल तो तब उठेंगे ना जिन पर सफाई साफ सफाई बनाए रखने का जिम्मा है। अगर वो इस तरह की भूमिका में नजर आएंगे तो आम लोगों से फिर आप कितनी उम्मीद करेंगे? देखिए अक्षय जी, सबसे
पहली चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, आप सबके समक्ष रखना चाहते हैं, जी वो ये है कि जो आदमी जिस काम के लिए बना है वो अपना काम न करके और दूसरे काम को करने का प्रदर्शन कर रहा है। इससे ये हो रहा है कि जिनका ड्यूटी थी काम करने की, उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। सारे मंत्रियों ने हाथ में झाड़ू उठाई, जबकि झाड़ू उठाना उनका काम नहीं था। वो किसको बताना चाहते हैं कि सफाई करिए? देखिए, ये बच्चा यहाँ का हर एक 125 करोड़ की जनता है और 22 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है। सबको पता है, इसमें किसी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है कि उसको रोज नहाना चाहिए, रोज उसे कपड़े धोना चाहिए, अपने घर को साफ रखना चाहिए। और आप ये तो सभी लोग जानते हैं कि हर आदमी अपने घर को साफ रखता है, वहां उसकी मदद कोई सफाई कर्मी नहीं करता। अब हो ये रहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर सफाई क्या आप उम्मीद करते हैं कि यहां की जनता करेगी? तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सोच रही है सरकार तो वो गलत सोच रही है। यहां का आदमी अपनी समस्याओं में व्यस्त है, न कि वो सड़क पर सफाई करेगा। सफाई करने के लिए जिसको तैनात किया गया है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और सरकार ये समझ रही है कि जितने कर्मचारी हैं सब सही है, सारे अधिकारी सही है। अब आप देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर लखनऊ का उदाहरण देखिए, तो लखनऊ में जो 4 साल 5 साल से नगर स्वास्थ्य अधिकारी थे वो आज भी अच्छे माने जा रहे हैं जी। जो मुख्य नगर अधिकारी थे वो आज भी अच्छे माने जा रहे हैं। जो यहाँ पे उप नगर अधिकारी थे सब अच्छे माने जा रहे हैं जी। जिनको ठेका दिया गया है वो भी अच्छे माने जा रहे हैं। तो अब आप बताइए खराब कौन है? इसका मतलब है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में अच्छे अधिकारी थे वो आज भी है और उनको नई सरकार भी अच्छा मान रही है। तो ठीक बात है, जब सब लोग अच्छे हैं तो जनता अकेली जो दोषी है, मतलब अब जनता सफाई करे। तो देखिए, ये जो काम किया जा रहा है, एक भी पंचायत राज अधिकारी जिसके लिए जिम्मेदारी है कि वो गांव की सफाई कराए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब ये कहना कि मायावती सरकार में कुछ गड़बड़ियां हुई, तो जो आदमी चाहे एमए पास हो या एमएससी पास हो, अगर उसने कहा है कि हम सफाई कर्मी का काम करेंगे तो आप एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। एक एक्शन नहीं लिया गया पिछले 3 महीने से। और हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी माननीय मोदी जी जो है सत्ता में आए थे कुछ कह के, और जब वो सत्ता मिल गई तो वो सफाई उठा लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने योगा शुरू कर दिया। भाई, स्वास्थ्य ठीक करना हर आदमी जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये है, इसको कहा जाता है प्रदर्शन और लोकप्रियता हासिल करने का तरीका। इससे लाभ कुछ नहीं हो रहा है। आप बताइए कि चलिए, यानी आपको ये लगता है कि गंभीरता के साथ कदम उठाने होंगे अगर सरकार को ये लगता है कि ये सफाई कर्मी इस तरह की मनमानी कर रहे हैं? केंद्र सरकार जी, देखिए, केंद्र सरकार ने क्या कुछ नए सफाई कर्मियों की भर्ती की, नए बजट दिए। उसी तरह प्रदेश सरकार नहीं तो सर, सवाल इसी बात को लेकर उठेंगे ना कि आखिर इस बात की गारंटी फिर कैसी होगी कि जो नियुक्तियां अब होंगी वो आगे चलकर मनमानी नहीं करेंगे? सवाल तो इस बात को लेकर भी उठेंगे। नहीं, अब ये तो भाजपा की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है। सभी को उम्मीद है कि यहाँ पे जो नियुक्तियां होंगी सही होंगी और जो नए अफसर तैनात होंगे वो अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब नई सरकार पुराने अफसरों पे विश्वास कर रही है और पुराने ही लोगों को भरोसा जता रही है, तो इसका मतलब है फिर दोषी कोई नहीं है। अब आप बताइए कि अगर जितने सफाई कर्मी हैं उन्हीं से पूरे भारत में स्वच्छता अभियान का नारा दिया जा रहा है। स्वच्छता अभियान का नारा सबसे पहले महात्मा गांधी ने दिया था और तब से वो लगातार चला रहा है। इसमें कौन सी नई चीजें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है? इसीलिए आपको लगता है कि ये शो ऑफ करने का तरीका मात्र भर रह गया है और ज्यादा गंभीर नहीं है सरकार इस मसले पर? ठीक है सर, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नहीं गंभीर, हम लगातार चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और क्या कुछ उपाय हो सकते हैं, क्या कुछ उपाय होने चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि एक और यूपी में स्वच्छता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद स्वच्छता एक मिशन के तौर पर बन गया। स्वच्छ भारत अभियान मोदी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। वो चाहते हैं कि 2022 में एक स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को समर्पित करना चाहिए। हम भी आज चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में बिगड़े सफाई हालात की, और आरोपों के घेरे में उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दुर्गेश वाल्मीकि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं।
आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि सफाई कर्मचारी मनमर्जी पर आमादा हैं, जिसकी वजह से जो व्यवस्थाएं हैं वो चौपट होती जा रही। मैं सबसे पहले तो एटीएन चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज जी आज यह बहस रखी है। देखिए, मैं जो अभी हमारे आधुनिक पांडे जी कह रहे थे और राणा जी कह रहे थे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दुर्गेश जी, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप बंद कर दें ताकि आपकी आवाज सही तरीके से आ सके। जी 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 जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि 2009 में जी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हो। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए दुर्गेश जी। हेलो जी दुर्गेश जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं कह रहा था कि 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री श्री मायावती जी ने जी 2009 में पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने 1,08,848 सफाई कर्मचारी रखे थे। जी, इसमें जो सदियों से इस काम को करते चले आ रहे थे, कोई नहीं था। जब काम के बदले झूठन मिलता था तो वाल्मीकि समाप्त करता था। जी, और इसके बाद ऐसे लोगों की भर्ती कर ली गई जो बहुत ज्यादा उच्च शिक्षित थे, और आज वही लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमको पंचायत अधिकारी बनाया जाए। चलिए, यानी दुर्गेश जी, जो सवाल हम उठा रहे हैं कि मायावती के शासनकाल में जो भर्तियां हुई थी उस पर आप भी समर्थन कर रहे हैं कि असल दिक्कत वहीं पर आती है। अतुल चंद्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। सफाई कर्मियों की जो कमी है वो एक बड़ा मुद्दा तो है ही है, और अभी आप दुर्गेश वाल्मीकि को भी सुन पा रहे थे कि असल दिक्कत यहां पर आ रही है। तो कैसे उम्मीद करेंगे प्रदेश स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, उत्तम होगा? एक दो तीन बातें हैं इसमें जी। एक तो देखिए, डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब डिग्निटी झाड़ू जो पकड़ रहा है उसकी हम इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो झाड़ू पकड़ने के लिए आ रहा है वो भले एमएससी हो, पीएचडी हो, तो उसके सामने कुछ मजबूरी होगी। जी। अन्य तरह की नौकरियां नहीं है तो मजबूरी में वो सफाई कर्मचारी बनने को तैयार है। इस पे एक स्टडी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने करी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि विकास के दृष्टिकोण से लेबर का मूवमेंट गांव से इंडस्ट्री की तरफ होना जरूरी है, और उस मूवमेंट में जाति जो है वो खत्म हो जाती है। तो जो भर्तियां मायावती ने करी और जो दरख्वास्तें 2016 में आई थी, जी 20,000 नौकरियां एडवर्टाइज हुई थी, और उसके लिए 20 लाख एप्लीकेशंस आई थी, उसमें भी एमएससी, पीएचडी, एमए ये सब लोग थे। जी। तो जाति तो अब खत्म हो गई। अब आदमी काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आ रहा है इस क्षेत्र में। झाड़ू जो पकड़ रहा है वो सफाई करने के लिए कर रहा है। जी। जब ये भर्तियां होनी थी 2016 में, उस वक्त ये कहा गया था कि जो सब कॉन्ट्रैक्ट की बात आपने करी जी। कि वो दूसरे को दे देते हैं काम करने के लिए, उस वक्त कुछ जगहों पर यह हुआ कि इंटरव्यू की फोटो काम करते हुए ली जाएगी। मतलब ये खाली
एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, उसको दिखाना होगा कि नाले की या नाली की सफाई किस तरह से वो करेगा, उसकी फोटो होगी जी, ताकि वो काम को किसी और को ना दे सके, खुद करे। अब ये कितना इंप्लीमेंट हुआ कितना नहीं हुआ इसकी जानकारी किसी के पास नहीं होगी। तो सवाल सिर्फ इतना होता है कि जैसे पांडे जी ने कहा, जी, अधिकारी की सक्षमता किस में होती है, वो अपने मातहतों से किस तरह से काम ले सकता है। तो अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं जी, तो उसमें दोष तो अधिकारियों का भी है ना। और सिर्फ तो सफाई भर्ती कर्मियों पर मायावती आपको ने लगता है कि करी जो हो, ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो ठीकरा फोड़ा जाना सही नहीं है, और इसमें बिल्कुल- अधिकारियों बिल्कुल की गलत है, मिली बिल्कुल भगत गलत भी है। कहीं ना कहीं सामने आती है। ओंकारनाथ सिंह जी, एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ हो गलत। जाती है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का आलम यह है कि पीएचडी करने वाला छात्र सफाई कर्मियों की भर्ती के लिए आवेदन करने को बाध्य हो जाता है। ये दोहरी मुश्किल तो है ही है। नहीं, ये तो मैं इसको मुश्किल नहीं मानता हूँ। अगर किसी आदमी ने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वह उसको काम को करे। सिपाही की भर्ती में भी लोग एमए पीए और इंजीनियरिंग में जो रहते हैं लोग जाते हैं, तो वो अगर इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग कंपनी में जाके काम करें। और अगर सिपाही की नौकरी कर रहे हैं तो उनको सिपाही की ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। जी, अगर सफाई कर्मचारी की नौकरी कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारी की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और उनको ये सब चीज़ों को विदेशों से संज्ञान लेना चाहिए कि विदेश में लोग गाड़ियों में आते हैं और सफाई करके चले जाते हैं। उस सिस्टम को अच्छा बनाएं, अपग्रेड करें। खाली झाड़ू लेके और नाली साफ करने के बजाय नाली को और किसी इक्विपमेंट से साफ किया जा सकता है। नई नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। अगर वो सफाई कर्मचारी हुए हैं तो उनको चाहिए कि उसको इतना अच्छे तरीके से करें कि लोग उसमें आने के लिए प्रोत्साहित हों। तनख्वाह तो उनकी भी उतनी मिलती जितनी कि अपराधियों को मिलती है, उतनी उनको मिलती है क्लास 4 एम्प्लॉय की तनख्वाह। अलग से तो कोई है नहीं कि उनको कम मिलता हो, किसी को ज़्यादा मिलता हो। और ये तो मैं कहता हूँ अच्छी शुरुआत है। अगर पढ़ा लिखा आदमी उधर जा रहा है तो वो अच्छे तरीके से सफाई करेगा। सवाल इस बात का सरकार की मंशा क्या है। अब देखिए, स्वच्छता अभियान को भारत सरकार ने स्टार्ट किया जी, 2016-17 में उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि रखी इसके लिए, और 2017-18 में उस धनराशि को 5,300 करोड़ कर दिया। तो वो खुद भी तो नहीं ईमानदार है काम करने के लिए। दूसरी चीज, इनका तरीका क्या है, उनका कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट को इन्होंने उसको लिया है कि हम इस तरह से सफाई करेंगे। जैसे इन्होंने बनारस को 32 नंबर पे रखा और लखनऊ को 269 नंबर पे कर दिया। आप चले जाइए, लखनऊ देख लीजिए और बनारस देख लीजिए, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कैसे वो 32 नंबर है, कैसे ये 269 नंबर है। कानपुर को 175 नंबर पे रखा है। कानपुर कहाँ से 175 पे आ गया और लखनऊ 269 पे पहुंच गया है। और देखिए आप दिल्ली के अंदर एनडीएमसी को तो 7 नंबर दिया है, और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 196 नंबर दिया है, साउथ दिल्ली को 202 दिया है और नॉर्थ दिल्ली को 279 दे दिया है। तो इनका जो इन्होंने मापदंड रखा है वो कहीं भी क्लियर नहीं दिख रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा क्या है। और जहां मैं जाता हूं, जैसे मैं अभी रिसेंटली गैंगटॉक गया था, गैंगटॉक से मुझे आज तक मैंने जितने शहर देखे हैं उससे बढ़िया और डिसिप्लिन सिटी मैंने आज तक देखा ही नहीं, और उसको 50 नंबर पे रखा हुआ है। तो इनका सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि हम कहें कि सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। यानी जो सूची आई इसके मापदंड आपको ठीक नहीं लग रहे हैं। नरेंद्र सिंह राणा जी, जो ओंकारनाथ सिंह जी सवाल उठा रहे हैं, इस पर भी जवाब, और साथ ही एक सवाल और भी इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कार्य योजना तैयार कर ली है, उसके बारे में अगर कुछ आप बताएं। नहीं, देखिए, मैंने जैसा शुरू में ही कहा कि हमने इस घोषणा प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से की है। कोई ये हमारे लिए कोई छोटा अभियान नहीं है। इसके अंदर धन की बात हो, इसके अंदर जन की बात हो, इसके अंदर मंत्री प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लगा रहे थे एक थाने के सामने। मैंने देखा था अखबारों में, टीवी चैनल्स पे ही, वो राजघाट से लौट रहे थे तो उन्होंने गंदगी दिखाई पड़ी। तो हम प्रेरित करते हैं कि भाई हम आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं। यानी वो प्रधानमंत्री का घर नहीं है, मुख्यमंत्री का घर नहीं है, मंत्री का घर नहीं है, विधायक का घर नहीं है,
अक्षय जी हमारा पूरा संगठन, यानी जिसमें करोड़ों लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोई ये 2-4 चेहरे नहीं हैं जो अखबार में या टीवी पे दिखाए जाते हैं। हम लोग लगातार अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि आप जाइए पांडे जी घर के सामने साफ करिए अगर गंदगी है, ताकि उनको ये लगे कि यार ये देखिए ये लोग अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। नहीं राणा, ये तो नैतिकता की बातें हो गई कि हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये मूल समस्या ये तो नजर नहीं आ रही ना। और ऐसा भी नहीं है कि अब सरकार स्वच्छता को लेकर इतनी गंभीर है, इससे पहले कभी कदम नहीं उठाए गए। नहीं, बिल्कुल गंभीर है और गंभीर रहेगी सरकार जब तक भारत जो है स्वच्छता की श्रेणी में विश्व के विकसित देशों में अपना नाम नहीं लाएगा। जब तक हमारी सरकार है हम इस अभियान को छेड़े रहेंगे। इसमें कोई बजट और गैर बजट की, जैसा ओएन सिंह जी कह रहे, ये तो हो सकता है कि उनको उतनी कितना पैसा अलग से देना है या कितना लेना है। बजट एक बार घटता है एक बार बढ़ता है, वो अपनी जगह होगा। दूसरी बात, जो लोग इसके लिए नौकरी पाए, ये बात सही है कि विदेशों में लोग कार में बैठ के आते हैं और सफाई करते हैं, चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यदि हमें आज नौकरी नहीं मिल रही, सफाई कर्मी को ये तो नहीं कि उसने नौकरी ले ली तो वो दूसरी नौकरी अप्लाई नहीं कर सकता। तो जब तक भी वो इस कमिटमेंट में या इस कॉन्टेक्ट में रहता है तो तब तक उसको अपना काम करना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रा जी ने सही कही कि उसके ऊपर जो अधिकारी है, यानी जिसके वो अधीनस्थ हैं, उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसके साथ के जितने कर्मचारी हैं वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं। और सरकार उन अधिकारी या उन बड़े कर्मचारियों से बराबर निरंतर जो है ये प्रगति रिपोर्ट भरवाती है कि आपके यहाँ गंदगी है तो कहाँ है, नहीं है तो क्यों नहीं है, और जो नहीं है उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। ऐसा नहीं, अभी आपने देखा मनोज तिवारी जी वो 500 रुपया लोगों को दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको 500 रुपए की जरूरत है। हम ये कह रहे हैं कि आप जागरूक नागरिक हैं, आपको आपके कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी है कि नहीं है। तो जैसे भी जिस तरीके से हमको लगता है कि हम इस चीज को और लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों के स्वास्थ्य का मामला है। अच्छा आदमी, माने पैसे वाला आदमी अपनी कॉलोनी में रहता है, वहां गंदगी कम रहती है, लेकिन सामान्य आदमी का जीवन स्तर अगर कोई देखे तो वो तो बहुत कठिन है साहब। वो तो नालियों, खुली नालियां हैं। अब ये कब जो है होगा, पुराने लखनऊ में चले जाइए तो गंदगी का आलम मतलब देख ही नहीं सकते आप। उन्होंने अपने को आदी बना लिया है इस वातावरण में रहने के लिए। तो हम निरंतर इस चीज को सरकार के माध्यम से भी, संगठन के माध्यम से भी, और जो भी इसमें पैसे की कमी या वो पड़ेगी उसको भी दूर करके हम इस स्वच्छता अभियान को, महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है, तो हम जरूर सफल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, हरिशंकर पांडे जी, आप करते हैं तो सफलता की उम्मीद जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, ये बात सही है कि अधिकारियों की जो बात सामने आई कि अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो जाना चाहिए, जवाबदेही भी तय हो जानी चाहिए? और साथ ही जो एक बड़ी दिक्कत ये है कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है ना, नालों में सिल्ट जमी हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बीमारियों के बढ़ने का खतरा है। अक्षय जी ऐसा है कि इसके सारे रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, ये आज के नहीं बने हैं। अगर आप इसका वो बुकलेट उठा के देखिए तो जितने रूल्स रेगुलेशंस नगर निगम के लिए, नगर पंचायतों के लिए, और जो गांव लेवल की जो नगर पंचायतें हैं, छोटी पंचायतें हैं, उनके लिए भी सब बने हुए हैं। प्रश्न केवल इतना है कि उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कितनी मीटिंग हुई, उनको कितना सजा दी गई, उन्होंने जो कार्य नहीं किया उसके लिए उन पर क्या कार्रवाई की गई। शहरी क्षेत्र में और उसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायती राज, खंड विकास अधिकारी, जिनके अधीनस्थ गांव सभाओं के काम आते हैं, और जो ग्राम्य विकास अधिकारी हैं उनसे कितनी बार पूछताछ की गई, उनको क्या सजा दिया गया, उनको क्या कार्रवाई के लिए चेताया गया। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं हुई है। न तो भारत के स्तर पर आपने कहीं भी कोई ऐसा न देखा होगा कि जिसमें नगर विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया हो कि हमने इतने अधिकारियों को सजा दिया, इतने लोगों को पनिश किया, और सारा ठीकरा केवल सफाई कर्मचारी पर फोड़ा जा रहा है। एक सफाई कर्मचारी को देखने के लिए आप देखिए उनके ऊपर
सहायक नगर वो सुपरवाइजर, फिर सहायक नगर अधिकारी, फिर उप नगर अधिकारी, फिर मुख्य नगर अधिकारी, फिर उसके बाद मंत्री, सारे लोग केवल उस सफाई कर्मचारी को नियंत्रण करने के लिए तैनात रहते हैं। लेकिन उस सफाई कर्मचारी के दायित्व में वो कितनी सही तरह से कर रहा है, इसको न देखने वाला है कोई, और न जो अधिकारी हैं उनको उन पर इसकी जिम्मेदारी। ठीक है, यानी आपको लगता है कि ये जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं, जब तक इनको लेकर सरकार गंभीर नहीं होती है तो पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद करना बेमानी लगता है। आप सभी खास मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम उपायों की भी बात करेंगे कि आखिर क्या वो उपाय अपनाए जाएं ताकि जो सफाई कर्मचारियों का ढर्रा है वो भी पटरी पर आए और प्रदेश को स्वच्छ बनाया जा सके, स्वस्थ बनाया जा सके। मैं अतुल चंद्रा जी आपके पास आ रहा हूं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार को फौरी तौर पर आखिर क्या स्टेप उठाए जाने चाहिए? और जैसा अभी ओंकारनाथ सिंह जी ने भी सुझाव दिया, हरिशंकर पांडे जी ने भी कुछ उपाय बताए हैं कि विदेशों की तर्ज पर आखिर आप व्यवस्थाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ाते जिससे कि बेहतर स्थिति आ पाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि ऐसा किया नहीं गया है। लखनऊ में भी एक बहुत हाईटेक मशीन आई थी सड़क साफ करने के लिए, लेकिन वो अब कहाँ है उसका कुछ पता नहीं है। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, भाई एक सफाई कर्मचारी सुबह 6 बजे 7 बजे काम में लग जाता है, उसके 1-2 घंटे बाद उसका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है और उस सुपरवाइजर को जो इमीडिएट बॉस है, लोकेलिटी वाइज अगर उसके काम उनके कामों को डिवाइड कर दिया जाए तो इमीडिएट चेक होना चाहिए कि यहाँ पर इस मोहल्ले में या इस वार्ड में काम सफाई का हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई देखने वाला होना चाहिए, कोई उसके ऊपर डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी। और उस लेकिन अब सरकार तो कह रही है ना कि जिला पंचायत राज अधिकारी और नगर आयुक्त को हमने जिम्मेदारी सौंपी है, अब वो अपने मातहतों से किस तरह से काम कराते हैं? नहीं तो खाली देखिए, जिला पंचायत अधिकारी के ऊपर आपने चलिए जिम्मेदारी तय कर दी। अगर ऐसा किया है तो फिर आपको कोई और मॉनिटरिंग बॉडी, देखिए हमारे यहाँ क्या है कि जब तक आप स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं करेंगे जी, और जैसे बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, आपकी सैलरी या आपका बोनस परफॉर्मेंस से जुड़ा रहता है। सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है ना जी, वो परफॉर्मेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जी जी, तो आप काम करें या ना करें, तो जब तक आप परफॉर्मेंस के बेसिस पर किसी का कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नहीं तैयार करेंगे और उसके प्रमोशन को नहीं रोकेंगे, तब तक काम में कोई नहीं होगा। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एटीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, आपको लग रहा है कि थोड़ा कड़ाई किए जाने की जरूरत है और साथ में जो और तमाम प्रयास हैं, चाहे लोगों को जागरूक करने से जुड़े हों, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने से जुड़े हों, ये तमाम कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे साथ दुर्गेश वाल्मीकि भी फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। दुर्गेश जी, आपको इस बात की जानकारी अच्छे से होगी कि साफ सफाई की व्यवस्था में आखिर कहां पर दिक्कत आती है, कहां पर अड़चनें आती हैं। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे सरकार को ताकि सरकार की राह थोड़ी आसान हो? नहीं, बिल्कुल मैं सुझाव देना चाहूंगा। देखिए, हर साल जी, चाहे वो मेनिंजाइटिस हो, इंसेफेलाइटिस हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, हजारों लोग की जानें जा रही हैं। पिछले साल भी दुर्गेश जी, हम उपाय की बात कर रहे हैं, ये स्थितियां छिपी नहीं किसी से। उपाय कुछ आप संक्षेप में अगर बताना चाहें। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब तक के इसका कारगर इलाज भारत सरकार ने मैनुअल बनाया, हेल्थ मैनुअल, कि कितनी आबादी पर कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए। 10,000 की आबादी पर 68 से 70 होने चाहिए थे। इन्होंने मैनुअल रिवाइज किया, 28 कर दिया कि 10,000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। अब एक नया तरीका कुछ अधिकारियों ने निकाल लिया कि आउटसोर्सिंग, यानी एक ठेकेदार को 500 आदमी रखने के लिए कह दिया गया और 200 लोग रखे गए, 300 लोगों का वेतन बंदरबाट हो रहा है। बहुत सही बात। तो ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे, ठीक है, ये आपने बेहतर बात बताई है। इस पर नरेंद्र सिंह राणा जी, सरकार का फोकस रहेगा जो दिक्कत बता रहे हैं
कि धांधली गर्दी किस तरह से हो रही है? नहीं, बिल्कुल ये सही कहा इन्होंने। ऐसा पूर्व में खूब हुआ है और ऐसी बहुत सारी जांचें जो हैं सीबीआई से लेके और अन्य एजेंसियों तक को दी गई हैं। और अभी भी जो लोग जो है इसमें इस प्रकार का सोच पा रहे हो कि वो शायद ऐसी धांधली, मैंने कहा शुरू में ही कि उनको लगता है शायद हमारा 2 महीने के लिए अभियान है, 3 महीने के लिए अभियान। हमारी जब तक सरकार रहेगी या आगे रहेगी, हम जो है पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, हम नहीं चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट का आदमी आके सफाई करे, सफाई वाले को सफाई करनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ, दुर्गेश जी बैठे हैं कि यहाँ बहुत बड़ी कंपनी लखनऊ में डोर टू डोर कूड़ा उठाती थी, उसका शायद ज्योति करके कुछ नाम था और वो पिछले 10 साल से मैं देखता था। सरकार को शिकायत मिली, सरकार ने बदल दिया, दूसरी कंपनी को दिया। हम विकल्पों पर भी निरंतर जो है वो विचार करते हैं और किसी का काम किसी के ऊपर नहीं, जिसकी जो जिम्मेदारी है उतना करे। नहीं तो सर, इसीलिए आज हम इस बहस को लेकर भी आए। उनका कि वही जिम्मेदारी आखिर कैसे तय करेगी, क्योंकि आप ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो सफाई कर्मी जो इस काम के लिए नियुक्त है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ संक्षेप में सर। हाँ, संक्षेप में ये देखिए, सफाई में सरकार खुद कंफ्यूज है। वो समझ नहीं पा रही है कि हम रेगुलर कर्मचारी रखें या इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराएं। जैसा अभी उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 500 आदमी रखे जाते हैं, जिसमें 200 आदमी एक्चुअल काम करते हैं, 300 आदमी वो हो जाता है। और ये स्वच्छता अभियान को एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है। ये 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुआ था। फिर 2012 में इसका मनमोहन सिंह की सरकार ने निर्मल भारत अभियान कर दिया। 2 अक्टूबर में मोदी जी ने इसको जो है वो स्वच्छ भारत अभियान कर दिया। अब स्वच्छ भारत अभियान में उन्होंने ये भी शपथ ले ली कि हम 2019 तक खुले में शौच मुक्त कर देंगे भारत को। संभव ही नहीं हो सकता है। आप बताइए, गोंडा का शहर जो है सबसे लास्ट में 447 नंबर उसका है। अब 447 वाला 1 साल के अंदर कैसे पहुंच जाएगा 1 नंबर पे, जब आप 2014 से 18 तक कुछ नहीं कर पाए और आपने बजट भी कम कर दिया है। तो ये सरकार खुद अपने में कंफ्यूज है कि क्या करें और क्या ना करें, इसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। चलिए, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो उपाय सामने आए हैं और जो इस बहस के दौरान चीजें सामने आई हैं कि सरकार गंभीरता तो दिखा रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप भी हैं जिनको उठाए बिना बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन चला जा रहा है ताकि देश को स्वस्थ और स्वच्छ रखा जा सके, लेकिन ये सपना आखिर पूरा कैसे होगा, इसको लेकर और गंभीरता के साथ प्रयास करने होंगे और तब कहीं जाकर सार्थक नतीजे सामने आने की उम्मीद भी की जा सकती है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही।